आज हम बात करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस की। एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं, इनको आज हमने स्टडी करना है। बेसिकली दो तरह के हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शंस होंगे। उनमें E1 मैकेनिज्म और E2 मैकेनिज्म को हमने स्टडी करना है। ठीक है। इसके अलावा जो है आपके पास वो SN1 और दूसरे जो हम वो डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे। E1 क्या होता है और E2 रिएक्शन क्या होता है। बेसिकली जो E1 रिएक्शन होता है ये इलिमिनेशन रिएक्शन है। इलिमिनेशन से मुराद क्या होगी कि यहाँ पर एक जो आपके पास स्मॉल मॉलिक्यूल होता है वो इलिमिनेट होता है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास है कोई अल्केन। अब यहाँ पे देखिए तो तमाम के तमाम जो बॉन्ड्स हैं वो सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ पे क्या है, तमाम के तमाम जो बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड्स हैं। और सिग्मा बॉन्ड्स आपको पता है ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे ये जो होगा सिग्मा बॉन्ड टूटेगा और किस में कन्वर्ट होगा, पाई बॉन्ड में, और कोई स्मॉल इलिमिनेट मॉलिक्यूल कर जाएगा। ठीक है, पाई बॉन्ड बन गया। पाई बॉन्ड जो होता है ये वीकर बॉन्ड होता है एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड। और इसीलिए जो इलिमिनेशन का रिएक्शन होता है वो एंडोथर्मिक होता है। एंडोथर्मिक होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मोर स्टेबल जो बाड बनते हैं, बाड जो होते हैं वो टूट रहे होते हैं, और लेस स्टेबल जो बाड होते हैं वो बनते हैं। यहाँ पे डेल्टा एच इसका फिर ग्रेटर होगा जीरो से। और इंट्रॉपी जो होती है वो यहाँ पे इंक्रीज कर रही होती है एक्चुअल में। ठीक है। और एक बात आपको बता दूं, कोई भी रिएक्शन है जो स्पॉन्टेनियस होगा उसमें इंट्रॉपी पॉजिटिव होगी तो वो स्पॉन्टेनियस है। हमारे पास एक इक्वेशन होती है गिब्स फ्री एनर्जी की, ये हमने स्टडी की। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डी डेल्टा एस। इसमें क्या है कि आपके पास डेल्टा एस जो है ये अगर पॉजिटिव हो, और जैसे आपने देखा कि टेम्परेचर भी पॉजिटिव हो क्योंकि हमें टेम्परेचर देना है सिस्टम को, और साथ में डेल्टा एच जो है ये भी पॉजिटिव हो, तो फिर ये रिएक्शन कैसे स्पॉन्टेनियस होगा। तो तब ये इक्वेशन आपके पास ऐसे कन्वर्ट हो जाएगी कि इधर पॉजिटिव है, दरमियान में नेगेटिव है, और अगेन टेम्परेचर वाला जो फैक्टर है और इंट्रोपी जो है वो भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे स्पॉन्टेनिटी तब ही पॉसिबल है कि जब इंट्रोपी चेंज बहुत ज्यादा हो, यानी इंट्रोपी इंक्रीज बहुत ज्यादा हो। क्योंकि ये नेगेटिव पॉजिटिव से मल्टीप्लाई होगा तो डेल्टा जी जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। तो इट मींस नेगेटिव जब भी होता है डेल्टा जी, तो जो रिएक्शन होता है हमारे पास वो स्पॉन्टेनियस होता है। जहां भी जब भी डेल्टा जी जो होता है वो नेगेटिव हो जाए तो रिएक्शन हमारे पास क्या हो जाता है, वो स्पॉन्टेनियस हो जाता है। तो ये बात आपने याद रख लेनी है। तो यहाँ पे रिएक्शन पॉसिबल होगा लेकिन टेम्परेचर देने के बाद आपके पास ये रिएक्शन पॉसिबल होता है। एक तो ये डिफरेंस था इसमें और SN रिएक्शन जो हम देख रहे थे उनमें। इसके अलावा हम मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ पे आपके पास फॉर एग्जांपल ये एक मॉलिक्यूल है, ये इस रिएक्शन को इंट्रोपी ड्रिवन रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इंट्रोपी होती है वो इंक्रीज हो रही होती है सिस्टम की। ठीक है, ये आपके पास है जी। यहाँ पे आप कोई भी बेस लेते हो। बेस मैंने आपको बताया है कि बेस अटैक करती प्रोटॉन के ऊपर। अगर हम देखें तो ये कार्बन है, इसके साथ ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है। तो इसको ऐसे अगर लिखते हैं, ये हाइड्रोजन, तो बेस जो होगी इस पे अटैक करेगी और ये वाला जो बॉन्ड होगा वो फिर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो आपके पास अब देखें, पहले जो अटैक होता है, या ऐसे समझ ले पहले जो होता है वो लिविंग ग्रुप लीव करता है, क्योंकि ये E1 रिएक्शन हम देख रहे हैं ना। E1 रिएक्शन से मुराद क्या होगा, दो स्टेप होंगे। वन से मुराद टू लेना है आपने। तो CH2 CH3 और CH3 ये बन जाएगा। यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो इट मीन्स
कि यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना है। अब कार्बोकेटाइन बनता है जब भी, तो वहां पे रीअरेंजमेंट होती है, तो दो प्रोडक्ट पॉसिबल हो सकते हैं। या तो यहाँ से प्रोटॉन जो है वो आ जाए, या यहाँ से आ जाए, या यहाँ से आ जाए। तो प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी देखनी है, और देखना कि कौन सा प्रोडक्ट। एक तो ये है पॉसिबिलिटी, CH2CH3। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ से प्रोटॉन चला जाए, तो वो क्या होगी, ये आपके पास दूसरी पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ पे नोट करें तो ये फंक्शनल ग्रुप है, इधर इसके दो अल्फा हाइड्रोजन, इधर तीन, और ये तीन, छः और दो आठ अल्फा हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, डेफिनेटली जिसके पास आठ अल्फा हाइड्रोजन है वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये E1 का मैकेनिज्म था, क्योंकि कार्बोकेटाइन बनता है तो स्टेबिलिटी होती है। मजीद अगर हम बात करें तो डिफरेंस चेक करें अगर SN1 और E1 में तो पहले तो इनमें कुछ सिमिलरिटीज ही हैं कि ये भी टर्शरी के लिए होता है, फिर सेकेंडरी, फिर 1 डिग्री, ये भी टर्शरी, सेकेंडरी और 1 डिग्री। और यहाँ पे भी आपने वीक न्यूक्लियोफाइल लेना है, क्योंकि आप नहीं चाहते कि रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट हो। यहाँ पे आपने लेना है वीक न्यूक्लियोफाइल, आप चाहते हो कि कार्बोकेटाइन जो है वो बन जाए। और यहाँ पे आपने टेम्परेचर जो रखना है ये लो रखना है, यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो हाई रखना है। और यहाँ पे सॉल्वेंट वहाँ पे लिया था आपने SN1 में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और यहाँ पे भी आपने क्या लेना है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेना है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आपने यहाँ पे भी लेना है, ठीक है। तो ये इसमें है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये जो है SN देगा या ये E1? तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि अगर कंडीशन गिवन हो और टेम्परेचर जो हो वो 25 डिग्री या उससे कम हो, तो SN1 रिएक्शन होगा। अगर टेम्परेचर गिवन हो और 50 डिग्री से ग्रेटर हो, तो E1 रिएक्शन होगा। ये बात आपने याद रख लेनी है। मेन इनमें ना ये एक टेम्परेचर का डिफरेंस है। अब हम बात करते हैं E2 रिएक्शन की। देखें E2 जो आपने देखा था SN2 की तरह, लेकिन इसमें कुछ एक डिफरेंस भी है, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या होता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेते हैं, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का काम होता है कार्बोकेटाइन को ना बनने देना। ये क्या करेगा, लाइक अल्कोहलिक KOH ले लिया और हाई टेम्परेचर ले लिया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है अल्कोहलिक KOH जो होता है ना। अब ये अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, और लिविंग ग्रुप जो होगा, सॉरी, ये अटैक करेगा हाइड्रोजन के ऊपर, क्योंकि इससे आपको मिलेगा OH नेगेटिव। ये हाइड्रोजन के ऊपर जैसे ही अटैक करेगा, तो जो लिविंग ग्रुप होगा वो लीव कर रहा होगा, और ये बॉन्ड इसके साथ वाटर बना रहा होगा, हाइड्रोजन ले रहा होगा इसका। तो ये ऐसे होगा, एक ही स्टेप में सारा काम होगा। तो आप समझ लें कि ये इस तरह से ना इसकी बॉन्डिंग हो जाएगी। ये जो बॉन्ड है वो वीक होता जाएगा, ये, और ये क्लोरीन वाला भी टूट जाएगा। और ये देखें लिविंग ग्रुप जो है उसने क्या कर लेना है, जो लीव कर जाएगा ये लिविंग ग्रुप है, और जो अटैक कर रहा था उसने हाइड्रोजन पे अटैक कर लेना। ये ट्रांजिशन स्टेट है बेसिकली, जिसमें बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकेज दोनों शो करवाई जाती हैं। अब ये आपके पास बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH3। अब एक बात यहाँ पे नोट कर लें कि यहाँ पे ना आपके पास कोई रीअरेंजमेंट वाला कॉन्सेप्ट नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई कार्बोकेटाइन बना ही नहीं है। तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन नहीं बनता, तो इस वजह से यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होती। अब इस रिएक्शन के करेक्टर्स की बात करें तो रेट जो होता है वो स्लो स्टेप पे डिपेंड करता है, तो वो ट्रांजिशन स्टेट होती है। यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट में आपके पास सबस्ट्रेट भी इन्वॉल्व थी और न्यूक्लियोफाइल, दोनों चीजें इन्वॉल्व थी इसमें, ठीक है। बता रहा हूँ बेटा, अभी सुन लें।
अभी सारे इस आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे नो कार्बोकेटाइन, यहाँ पे कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनता। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए, गुड लिविंग ग्रुप हो। और ये सबस्ट्रेट जो है वो स्फीरिकली क्राउडेड होनी चाहिए, आपने जो बात पूछी है, स्फीरिकली क्राउडेड होनी चाहिए। यानी यहाँ पे भी सबस्ट्रेट जो हो वो 3 डिग्री हो या 2 डिग्री हो, 1 डिग्री ये रिएक्शन नहीं देते। ठीक है। ये बात आपने SN2 और E2 में, यही तो मेन डिफरेंस है कि SN2 जो होता है वो 1 डिग्री दे देता है। ठीक है। जबकि E2 जो है उसमें स्टीरिकली क्राउडेड होनी चाहिए ताकि कार्बन तक जो न्यूक्लियोफाइल है या बेस है वो अटैक ना करे, ये प्रोटॉन पे ही अटैक करके राजी हो जाए, कार्बन तक ना जाए। समझ आ रही बात की? तो इसलिए हम कहते हैं स्टीरिकली क्राउडेड होनी चाहिए और हाई टेम्परेचर होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि इंट्रोपी ड्रिवन रिएक्शन होता है ये। मैं ना आपको बता देता हूँ, जनरली आप अगर इन रिएजेंट्स को देखें तो ये आपके पास SN2 रिएक्शन को बता रहे होंगे, अल्कोहलिक KOH एक तो, दूसरी बात ये E2 रिएक्शन को बता रहे होंगे, NaNH2NH3 ये, तीसरा आपके पास RONA और ROH ये, और फोर्थ आपके पास ये। ठीक है। अल्कोहल हो या उसी का साल्ट लिया गया हो, तो ये कुछ चार रीएजेंट अगर आपको जहां पर भी नजर आए तो ये जो होते हैं ये E2 रिएक्शन को शो करवाते हैं। तो ओवरऑल मैं आपको बता दूं समरी इनकी, कि E1 जो है और E2 में तो फर्क आपको इजीली पता चल जाएगा, लेकिन SN1 और E1 में भी मैंने बता दिया है। E2 और SN2 में क्या फर्क होगा, ये अल्कोहलिक है, एक्वस नहीं है। ठीक है। तो इसमें क्या फर्क होगा कि जो आपके पास E2 है वो क्राउडेड सब्सटेंस देती है, जबकि SN2 जो होता है वो लेस क्राउडेड सब्सटेंस होती है। एक्वस होगा तो वो नहीं देगा। ठीक है। स्ट्रॉन्ग आपको यहाँ पे चाहिए ताकि अटैक कर सके। तो ये मेन था हमारा टॉपिक E1 और E2 का। इसके बाद एक होता है E1CB, E1CB रिएक्शन। ये क्या है, इसकी हम बात करते हैं। E1CB जो होता है बेसिकली, ये इसमें क्या होता है कि इन E1 रिएक्शन आप बात करते थे कि कार्बोकेटाइन बनता था, कार्बोकेटाइन बनता था। ठीक है। दूसरी बात आप देख रहे थे कि वहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन काउंट की जाती थी कि किसके अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है तो वो वाला प्रोडक्ट मोर स्टेबल होगा। ये E1 की बात कर रहे हैं हम जस्ट। जबकि E2 में क्या होता था कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था हाइड्रोजन के ऊपर, अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर। ठीक है। तो इसके साथ ही ई जो लिविंग ग्रुप होता था वो लीव कर जाता था। तो E1CB क्या है? E1CB लाइक E1 की तरह का है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि CB जो है ये कंजुगेट बेस को कहते हैं। यहाँ पे बेसिकली कंजुगेट बेस विल फॉर्म, कंजुगेट बेस विल फॉर्म, यहाँ पे कंजुगेट बेस जो होगी वो बनेगी कैसे? आपके पास एक न्यूक्लियोफाइल है, वो अटैक करे अगर, ये हाइड्रोजन है CH3 और लिविंग ग्रुप और CH3। अब ये न्यूक्लियोफाइल डेफिनेटली इधर अटैक करना चाहता था, लेकिन ये अटैक नहीं करता। E1CB अक्कर ही तब होगा जब बॉन्ड जो होता है ना लिविंग ग्रुप के दरमियान, याद रख लें, कब ये होगा जब लिविंग ग्रुप के दरमियान और इस कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, कांट ब्रेक।
बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए ये। तो फिर ये अब यहाँ पे अगर अटैक भी करे तो ये इस हाइड्रोजन को ले जाएगा। तो क्या होगा देखें ये अब इसने अटैक कर दिया E1CB में। तो यहाँ पे अब देखते हैं ये CH3 है और ये भी CH3 है और ये लिविंग ग्रुप है। ठीक है। अब ये कंजुगेट बेस बन चुकी है, आप देखें ये कंजुगेट बेस बन चुकी है। तो ये तभी पॉसिबल है जब बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। अब ये टूटेगा बॉन्ड, ये इधर आएगा। तो अब लिविंग ग्रुप लीव करेगा। ठीक है। E1CB में ये काम होता है कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होना चाहिए और लिविंग ग्रुप और कार्बन के दरमियान यानी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो और कंजुगेट बेस बननी चाहिए। ठीक है। ये आपके पास बन जाएगी CH2 डबल बॉन्ड CH3 एंड CH3 और साथ में जो लिविंग ग्रुप होगा वो लीव कर जाएगा। तो ये टू स्टेप रिएक्शन है E1CB। इसमें सिंपल यही है कि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और कंजुगेट बेस फॉर्म होनी चाहिए। ठीक है। अब इसके करेक्टर्स की बात करें तो नंबर 1 पे आ जाता है कि रेट जो होता है इसका वो डिपेंड करता है कंजुगेट बेस की पावर 1 पे, क्योंकि वो स्लो स्टेप होता है ना। तो उसमें सिर्फ कंजुगेट बेस ही इन्वॉल्व होती है, क्योंकि वहां पे लिविंग ग्रुप लीव कर रहा है, बॉन्ड टूट रहा है और बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो वो स्लो स्टेप है। नंबर 2, कंजुगेट बेस फॉर्म्ड होती है इसीलिए इसको E1CB रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि इसमें कंजुगेट बेस बनती है। नंबर 3, यहाँ पे मोस्ट स्टेबल कार्बेनाइन बनता है, ये भी नोट कर लें। नंबर 4, नो रीअरेंजमेंट, यहाँ पे कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होती। वहां पर आपने क्या देखा था, E1 में कार्बोकेटाइन बन रहा होता था, यहाँ पे कार्बेनाइन बन रहा है। ठीक है। और लिविंग ग्रुप जो होगा शुड बी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मतलब उसका कार्बन के साथ जो बॉन्डिंग है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, जैसे कि फ्लोराइड, NR3, SR एंड OH वगैरह। ठीक है। ये अच्छे लिविंग ग्रुप नहीं है, ये बैड लिविंग ग्रुप हैं, जबकि ये स्ट्रॉन्ग समझ लें बेस हैं या न्यूक्लियोफाइल हैं। ठीक है। तो ये आपके पास E1CB के कुछ करेक्टर्स आ गए। इसके बाद हम देखते हैं EI रिएक्शन। EI रिएक्शन क्या है? EI रिएक्शन बेसिकली आपको बताता है इंटर इंट्रामालिक्यूलर इलिमिनेशन को। इंट्रामालिक्यूलर इलिमिनेशन क्या होती है? विद इन द मालिक्यूल जो इलिमिनेशन हो रही होती है ना, उसको EI रिएक्शन बोलते हैं। तो इसमें चार तरह की रिएक्शन आते हैं, पायरोलिसिस ऑफ एस्टर, सॉरी पायरोलिसिस ऑफ एस्टर्स। तो पहला ये रिएक्शन है आपके पास। फॉर एग्जांपल आपके पास इसमें कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपने स्ट्रॉन्ग हीटिंग करनी। पायरोलिसिस का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग हीटिंग। तो जब आप स्ट्रॉन्ग हीट करवाते हो तो कुछ जो बांड होते हैं वो टूट जाते हैं। ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि आपको पता है ये जो ऑक्सीजन होता है इसके पास लोन पेयर्स होते हैं। और अगर हम बात करें इस CH3 की तो इसको ऐसे लिखें, अगर ये हाइड्रोजन है तो डेफिनेटली ये लोन पेयर इस हाइड्रोजन को डोनेट किए जा सकते हैं। और ये वाला जो बॉन्ड होगा वो इधर शिफ्ट होगा और ये वाला जो बॉन्ड होगा वो इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये इसका मैकेनिज्म है कि यहाँ पे क्या क्या बनेगा। एक आपके पास ये कंपाउंड बनेगा CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव H, और साथ में O नेगेटिव, और साथ में अल्कीन बनेगी। जहां पर भी पायरोलिसिस वगैरह के या हीटिंग के रिएक्शन होते हैं मोस्टली वहां पे अल्कीन बनती है। जब भी ई आई रिएक्शन हम देखेंगे, ठीक है, तो वहां पे अल्कीन बनती है। तो इसमें आपने मजीद इसकी रीअरेंजमेंट करें तो ये जो ऑक्सीजन होगा वो इधर आएगा और ये जो बॉन्ड होगा वो इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आपके पास बन जाएगा CH3, CH2, COH एंड डबल बॉन्ड O। तो ये आपके पास इस तरह से बन चुका है। ठीक है जी। इसके बाद सेकंड है आपके पास वो है पायरोलिसिस
जेंथेट्स, पायरोलिसिस ऑफ जेंथेट्स। तो इसको भी आपने हीट करवाना है कि यहाँ पे आपके पास है CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O एंड OCH2CH3। अब देखें यहाँ पे क्या होता है बेटा, लेक्चर ये रिएक्शन समझ ले, फिर आपका क्वेश्चन भी लेते हैं कि यहाँ पे ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसके साथ ये अल्फा हाइड्रोजन है और ये बीटा हाइड्रोजन है। ठीक है, आपने इसको जब हीट करवाना है तो मैं आपको बता दूं कि ये अल्कीन बना देनी है एक, और बाकी जो होगा ये हाइड्रोजन इसके साथ अटैच। मैकेनिज्म मैंने आपको बता दिया है, सेम मैकेनिज्म है कि यहाँ पे बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और साथ में CH3 CH2 COH डबल बॉन्ड O। जो प्रीवियस काम हमने किया था वही बन जाएगा। ठीक है, अगर आप इसकी हीटिंग करवाते हो लाइक जेंथेट्स की, तो इसमें आपके पास होता है सल्फर। ये तो हमने जनरल हीटिंग करवाई है ना, कि कोई कंपाउंड दूसरा हो एस्टर तो उसकी ये होती थी। तो अगर सल्फर की करवाएं जिसमें सल्फर हो, उनको आप जेंथेट कहते हो। ठीक है, ये सल्फर होना चाहिए इधर, ऑक्सीजन की बजाय सल्फर हो। तो फिर आपके पास क्या होगा कि यहाँ पे बेसिकली जब आप हीट करवाओगे तो वही काम होगा कि एक अल्कीन बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मिसिंग है कोई चीज़, एक मिनट। हाँ ठीक है, तो अल्कीन बन जाएगी। और साथ में आपके पास जैसे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता था ना, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड SH। ठीक है, तो ये एक आपके पास कंपाउंड बन जाएगा। तो ये पायरोलिसिस ऑफ एस्टर था। इसके बाद थर्ड है, एक्चुअल में ये ना जो मेथड्स मैंने आपको शायद बताया होगा कि हम देखेंगे भी अल्कीन के रिएक्शंस प्रिपरेशन के, तो हमने कोई इतने ज्यादा रिएक्शन नहीं किए थे। तो ये एक्चुअल में प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन भी है। अल्कीन की प्रिपरेशन कैसे होती है उसको भी हम स्टडी कर रहे हैं। कूप रिएक्शन, ये क्या होता है? रिएक्शन ऑफ पर ऑक्साइड विद अमाइन। अमाइंस का पर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन जो होता है वो कूप रिएक्शन होता है। इसमें भी अल्कीन बनती है। जितने भी हमने E1 के EI के जो देखने हैं वो आपके पास अल्कीन फॉर्मेशन करवाते हैं, ये है। और यहाँ पे पर ऑक्साइड लेना है आपने, ये ऑक्साइड आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपके पास ये कंपाउंड है CH2, जो अल्फा हाइड्रोजन है ना वो स्लाइटली एसिडिक होता है, याद रखें। तो इसी वजह से अल्फा हाइड्रोजन जो होता है ना वो डोनेट हो जाता है ड्यू टू एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर होने की वजह से वो डोनेट हो रहा होता है। तो ये आपके पास बन जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन की एडिशन करवा दी आपने, नेसेंट ऑक्सीजन है, इसके ऊपर -1 चार्ज होगा क्योंकि पर ऑक्साइड है। ठीक है, और अब यहाँ पे ये हाइड्रोजन भी है और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, तो 5 मेंबर्ड रिंग बन गई है। 1 2 3 4 और 5। 5 मेंबर्ड रिंग जो होती है वो फॉर्म हो रही है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने बांड तोड़ने हैं। ठीक है, और हाँ जी, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये अनस्टेबल है। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमने बॉन्ड ब्रेक करना है, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये यहाँ से बॉन्ड शिफ्ट होगा और ये वाला जो हाइड्रोजन होगा वो यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा, तो अल्कीन बन जाएगी। ये अल्कीन बन गई आपके पास। और ये OH, ये हाइड्रोजन जो था वो इधर अटैक कर लेता है, और CH3 ये इसका मैकेनिज्म था सिंपल कूप रिएक्शन का। और इससे आप क्या बनाते हो? अल्कीन बनाते हो। इसके बाद फोर्थ वन आ जाता है, वो है पायरोलिसिस ऑफ नाइट्रो अल्केन्स। इसमें भी अल्कीन बनानी है। देखें ये सारे के सारे जो आपसे अगर MCQs में पूछा जाए कि किस किस से हम अल्कीन बना सकते हैं, बाज़ औक़ात ऐसे होता है
नाइट्रो अल्केन्स, तो आपको पता होना चाहिए कि इनकी पाइरोलिसिस से हम अल्केन बना सकते हैं। तो इसमें है आपके पास CH3 CH2 N डबल बॉन्ड O एंड O। ठीक है। तो यहाँ पे जब आप इसको हीट करवाते हो तो क्या बनता है, CH3 बनेगा, CH2 बनेगा एंड नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O, और ये बनेगा आपके पास। अब ये चूंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो है ना बेसिकली ये एसिडिक हाइड्रोजन है, क्योंकि ये नाइट्रोजन यहाँ से ना इलेक्ट्रॉन ले रहा होता है, तो समहाउ इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा होता है, तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, इसको लोन पे डोनेट कर देता है। अल्फा हाइड्रोजन आर स्लाइटली एसिडिक इन नेचर, तो ये डोनेट होंगे, तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, और ये फिर नाइट्रोजन क्योंकि 4 बॉन्ड बनाया तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे भी अगेन क्या बन रहा है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 अल्कीन ही बन रही है। तो ये चार हमने रिएक्शन देखे हैं अल्कीन की फॉर्मेशन के, और इन एनी पायरोलिसिस रिएक्शन अल्कीन विल बी फॉर्म्ड। कोई भी पायरोलिसिस का रिएक्शन ले लीजिएगा आप, उसमें क्या बनेगी, अल्कीन बनेगी। ठीक है। तो ये आपने ना बात याद रखनी है इसके हवाले से। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पर ही एंड होता है। तो नेक्स्ट हम कल चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कोई सवाल है आप लोगों का तो बताएं जी। हाँ जी, एनी क्वेश्चन। सर ये जो सर ये जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर का अटैक हमने वो साइड वाले बीटा कार्बन के ऊपर उसके बीटा हाइड्रोजन के ऊपर करवाया, किसी और के ऊपर नहीं करवाया। देखें वो जो है ना वो स्टेबिलिटी भी डिपेंड कर रही होती है कि स्टेबल प्रोडक्ट हमने बनाना है। ठीक है। तो वहां पे बीटा हाइड्रोजन से, और दूसरी बात, ये जो हाइड्रोजन है ना CH2 CH3, यहाँ से आप हाइड्रोजन कैसे ले सकते हो, अगर ये डायरेक्टली अटैच है इधर, तो डेफिनेटली जो लास्ट वाला टर्मिनल वाला हाइड्रोजन होता है ना, उससे हम लेते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी घिरा हुआ है इस कार्बन पे भी और इस पे भी, तो डायरेक्टली इस पे अटैक नहीं हो सकता, कभी भी इस पे अटैक नहीं हो सकता। तो इट मींस जो लास्ट में होता है ना उस पे अटैक होगा। एक तो ये रीजन, और दूसरा हम देखते हैं कि स्टेबल प्रोडक्ट कहाँ पे बनता है। ठीक है। स्टेबल प्रोडक्ट हमने देखना होता है, जहां पर भी हमारा स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा होता है वहां पर हमने अटैक करवाना होता है। ठीक है। इसमें मेजर भी होते हैं और माइनर प्रोडक्ट दोनों होते हैं। तो ये आप जब इसका मैकेनिज्म खुद से देखोगे ना तो आपको इजीली समझ आ जाएगी कि ये इस तरह से क्यों हुआ है कि आपके पास ये था CH3 लाइक CH2 C डबल बॉन्ड O और O CH2 एंड CH3। अब यहाँ पे देखें जरा, EI का मतलब है इंट्रामालिक्यूलर रिएक्शन, के विद इन द मालिक्यूल जो रिएक्शन हो रहे हो। अब यहाँ पे देखें ये ऑक्सीजन के साथ अटैच है, हाउ यू कैन रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम दिस, आप इससे हाइड्रोजन कैसे रिमूव कर सकते हो, ये देखो जरा गौर करो। इससे हाइड्रोजन नहीं हो सकते, ये अल्फा है और ये बीटा है। अब फ्रीली कौन हाइड्रोजन दे सकता है, वो ये वाला है। यहाँ पर ये इजीली अवेलेबल है, आपके पास जो चीज अवेलेबल होती है ना वहां पे अटैक होता है। ये हाइड्रोजन जो है वो अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ है। ठीक है। हाँ जी, और कोई सवाल। ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेगा, ये साइड इस कार्बन को इलेक्ट्रोपॉजिटिव बना देगा, तो जी, इसके साथ लगे हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो बहुत कम हो जाएगी, तो ऑक्सीजन का अटैक इस पे पॉसिबल होना चाहिए। मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे आप कैसे सेंटर में पॉसिबल करवा सकते हो कि जबकि यहाँ पे एक क्राउडेड ग्रुप लगा हुआ है, तो व्हाट यू थिंक के स्टीरिक हिंड्रेंस ना आएगी यहाँ पे जी, कि रिपल्शन ना होगी, CH3 के पास भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एक है ये, और ये है, हाइड्रोजन है 3, तो यहाँ पे आप अटैक कैसे करवा सकते हो जबकि CH3 के पास भी 3 3 हाइड्रोजन है जो कि कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं जी। तो आप इसको देखें खुद से, क्योंकि यहाँ पे आपके पास स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, अल्कीन आपकी बन रही है यहाँ पर, ये स्टेबल है, जबकि आप जो रिएक्शन करवा रहे हो उस पे कोई भी प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है।
तो जब प्रोडक्ट ही पॉसिबल नहीं है तो हाउ वी कैन डू दिस, तो हम कैसे उसका रिएक्शन करवा सकते हैं? समझ आ रही बात की? तो हमने देखना है कि प्रोडक्ट कौन सा स्टेबल है। आप जरा करो इसका, मुझे बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा आपके अकॉर्डिंग। जी सदाम साहब बताएं। जी, क्या प्रोडक्ट बनेगा बिलाल खाजी? किसका सर? ये सर, जो किसका पता? जो आप अटैक करवा के बताना चाह रहे हैं उसका। हाँ जी बताएं जरा, क्या बनेगा? यहाँ पे सर फिर वहां से हाइड्रोजन को रिमूव करके हाँ डबल बताएं। बॉन्ड फिर इन दोनों के दरमियान आ जाएगा ना, CH और CH3, इसके दरमियान डबल बॉन्ड आ जाएगा शुरू। सी एच नहीं, थ्री ये नहीं के पॉसिबल। दरमियान आ सकता है कभी? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो वही मैंने आपको बात की है। इज इट क्लियर नो? जी सर, तो ये लेफ्ट साइड पे इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इसके CH3 से अगर हाइड्रोजन को रिमूव कर दे, इसके ऊपर अटैक करवा लें। वही तो मैंने कहा है आपको, वो बात मैंने नहीं की बीटा से। जी। ये सर लेफ्ट साइड वाला दूसरा। हाँ, इसकी बात नहीं की मैंने बीटा वाले की। नहीं सर, ये जो इस साइड पे जो इधर लेफ्ट साइड पे जो ये इथाइल ग्रुप वाला, लगा हुआ है। ये सेम चीजें हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात आपको बता दूं, यहाँ पे बांड टूटने वाली कोई चीज नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है यहाँ पे जो तो अपने ऊपर ये इलेक्ट्रॉन को ये फिर शिफ्ट नॉन कर पोलर ले। पार्ट है। हाँ जी, यहाँ पे सेम चीजें हैं दोनों साइड पे, लेकिन कोई ऐसा कंपोनेंट नहीं लगा हुआ। थोड़ा सा ना समझा करें चीजों को, जो अपनी तरफ खींच ले इसको। क्लियर है अब? बिल्कुल सर, एग्जैक्टली। तो ठीक है फिर इंशाल्लाह कल। सर, एक और क्वेश्चन भी है। जी। ये जो आप पायरोलिसिस